गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने पूरा डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ बसेस पढ़ा था और कंट्रोल सिग्नल का जनरेशन किस तरीके से होता है और किस किस टाइप की हमारे पास कंट्रोल सिग्नल्स अवेलेबल होती है उसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली थी। तो आज हम यहाँ पे रीसेट सर्किट के बारे में जानकारी लेंगे। माइक्रो प्रोसेसर में हमारी 36वें नंबर की पिन जो होती है, 36 नंबर की, वो हमारी रीसेट इन पिन होती है। तो हमें रीसेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें ये पिन की आवश्यकता हुई? तो इसलिए हमें ये पिन की आवश्यकता हुई कि जब भी आपका पावर सप्लाई आपका ऑन होता है, माइक्रो प्रोसेसर में जब भी आपका पावर सप्लाई ऑन होता है, तब वोल्टेज के कारण क्या होता है कि कुछ स्पाइक्स होते हैं, वोल्टेज के अंदर कुछ स्पाइक्स होते हैं। तो जो आपका आउटपुट है माइक्रो प्रोसेसर का, उसके आउटपुट में भी आपको कुछ स्पाइक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके रजिस्टर की वैल्यू है वो कुछ चेंज हो जाती है। जैसे कि आपके माइक्रो प्रोसेसर की स्टार्टिंग की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है हमेशा ऑलवेज़, वो रहती है आपकी 0000H। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगी, वो आपकी कहाँ से फैच होगी? वो आपकी 0000H से आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच होगी। लेकिन लेकिन स्पाइक के कारण क्या होता है कि जो ये माइक्रो प्रोसेसर की जो रजिस्टर की वैल्यू वो चेंज हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है कि प्रोसेसर जो आपका होता है वो गलत इंस्ट्रक्शन को ले लेता है या फिर आपका गलत डेटा आपका ले लेगा। तो आपके एग्जीक्यूशन में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जब भी आप पावर ऑन करें, तब आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है और उसकी जो आपकी रजिस्टर की वैल्यू है वो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर ही रहे। तो इसलिए हम रीसेट सर्किट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रीसेट सर्किट में हम लोग 2 तरीके से उसे प्रोवाइड करते हैं। आपका एक पावर ऑन रीसेट होता है। पावर ऑन रीसेट पे क्या होता है आपका, जब आपका पावर ऑन होगा तब ऑटोमेटिकली आपका माइक्रो प्रोसेसर आपका रीसेट हो जाएगा। देन आपका मैनुअल रीसेट। मैनुअल रीसेट इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमें मान लीजिए कि हमने जो इंस्ट्रक्शन दी है, जो एग्ज़ीक्यूट हो रही है, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई अंदर, बीच में कुछ इंटरनली कुछ डिस्टर्बेंस होने के कारण अंदर आपकी इंस्ट्रक्शन फैच नहीं हो रही है या फिर आपकी गलत इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है। तो उसे रोकने के लिए हम मैनुअल रीसेट का भी यूज़ करते हैं। ठीक है? तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में क्या है आपका एक्टिव लो इनपुट चाहिए हमेशा। तो सर्किट क्या है, क्या यूज़ करती है, हमेशा लो रहती है। सर्किट आपकी जो आप यूज़ करते हैं वो हमेशा लो रहती है कुछ मिलीसेकंड के लिए। ठीक है? जब जब आप वोल्टेज दे रहे हैं तो कुछ टाइम पे आपकी कुछ मिलीसेकंड के लिए आपकी जो सर्किट होगी वो आपकी लो पोजीशन पे रहेगी। देन उसके बाद क्या होगा, वो हाई लॉजिक पे चली जाएगी, हाई पे चली जाएगी। ठीक है? तो इस तो ये जो रिक्वायरमेंट है, मतलब अ, ये जो रिक्वायरमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट से कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये फिगर में बताया है इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होती है। एक रीसेट सर्किट होती है, सिंपल आपकी आरसी सर्किट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी आप पावर ऑन करते हैं किसी भी टाइम पे, तो पावर ऑन करते हैं, जब आप पावर ऑन करेंगे यहाँ से आप वीसीसी देंगे। अगर आप वीसीसी देंगे तो मान लीजिए कि जो आपका कैपेसिटर है वो बिल्कुल चार्ज नहीं है स्टार्टिंग में। ठीक है, डिस्चार्ज है, पूरी तरीके से डिस्चार्ज। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में आपका कैपेसिटर पहले चार्ज होगा, एक्सपोनेंशियली आपका चार्ज होगा। कब तक चार्ज होगा? 5 वोल्ट तक। ठीक है, तो और मेन चीज क्या है माइक्रो प्रोसेसर के लिए, आपका जब भी आपका वोल्टेज बिलो 2.4 वोल्ट होता है तो लॉजिक आपका क्या कहलाता है, आपका लो लो है, आपका लॉजिक ये कहलाता है। जैसे ही आपका 2.4 वोल्ट से ज्यादा हुआ तो आपका हाई पोजीशन पे चला जाता है। अब यहाँ कैपेसिटर रखा हुआ है और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस के होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, इसीलिए कैपेसिटर को हमारा चार्ज होने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो ये जो आपका कैपेसिटर को चार्ज होने का टाइम लग रहा है, एक्सपोनेंशियली जो चार्ज होने का टाइम लग रहा है, तो वही हमारा एक तरीके का रीसेट पीरियड है। यहाँ पे देखिए आपको ये जो आपको वेवफॉर्म दे रखा है, तो ये वाला जो हिस्सा है, सिर्फ इतना हिस्सा, ये आपका रीसेट पीरियड है। इसी दौरान आपका जो कैपेसिटर है वो आपका चार्ज हो रहा है। वो चार्ज धीमे धीमे इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका रेजिस्टेंस आपने
यहाँ पे उसकी सीरीज में लगा रखा है, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका ये रीसेट पीरियड यानी T1 पे आया, जैसे ही आपका ये T1 पे वैल्यू आपकी T1 पे आई, वैसे ही क्या होगा कि जो ये VC है आपका, यानी कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो आपके 2.4 से ग्रेटर देन हो जाएंगे, तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका लॉजिक आपका हाई पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आप क्लियरली मेंशन किया गया है, T0 से लेकर T1 के टाइम में आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर जैसे ही आपका चार्ज हो जाता है, यानी 2.4 वोल्ट वैल्यू से आपकी ग्रेटर हो जाती है कैपेसिटेंस की वैल्यू, वोल्ट कैपेसिटर पे वोल्टेज की वैल्यू, आपका यहाँ पे VCC सिग्नल ऑन हो जाता है, यानी आपका रीसेट इन पिन आपकी ऑन हो जाती है। ओके, तो रीसेट पिन इन आपकी ऑन हो जाने से क्या होगा, आपकी जो रजिस्टर की वैल्यू है वो 0000 H पे चली जाएगी। ठीक है, तो आपका माइक्रो प्रोसेसर पूरी कंप्लीटली आपका रीसेट हो जाएगा। ओके, हम लोग मेन क्या होता है कि आपका जो रजिस्टर की वैल्यू होती है, टिपिकली रजिस्टर की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, बहुत ही ग्रेटर करते हैं 1 किलो ओम से 10 किलो ओम तक की, और कैपेसिटर की वैल्यू क्या यूज करते हैं हम लोग, 1 माइक्रोफेरेड से 10 माइक्रोफेरेड, इन दोनों कॉम्बिनेशन में से हम कुछ भी यूज करते हैं, या तो आप 1 किलो ओम और 1 माइक्रोफेरेड करो, या फिर आप 10 किलो ओम और 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर यूज करो। ठीक है, तो ये जो हमने ऊपर केस देखा, उसके अंदर हमने क्या किया था, अज्यूम किया था कि जो आपका कैपेसिटर है वो आपका पहले से डिस्चार्ज है, उस पर किसी भी तरीके का चार्ज नहीं है। ओके, तो जब भी उसमें क्या होता है कि आफ्टर आप जब भी पावर ऑन करते हैं तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, कैपेसिटर चार्ज होने के बाद ही आपका रीसेट पिन ऑन होती है। ठीक है, लेकिन रीसेट पिन को हमें, रीसेट पिन ऑन तो हो गई, लेकिन हम कभी ना कभी माइक्रो प्रोसेसर बंद भी करेंगे, तो बंद करने के बाद हमारा जो कैपेसिटर है वो हमारा डिस्चार्ज भी होना चाहिए, या फिर हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है रीसेट पिन का हमारा काम पूरा हो जाने के बाद आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज भी होना जरूरी है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे फास्ट डिस्चार्ज करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करते हैं। कैसे पाथ प्रोवाइड करते हैं, हम उसके अक्रॉस में ये डायोड लगा देते हैं, D1 लगा देते हैं डायोड। ओके, और एक रजिस्टेंस भी लगा देते हैं 100 ओम का। ओके, 100 ओम का रजिस्टेंस भी लगा देते हैं, ताकि हमारा कैपेसिटर जो है वो फास्टली डिस्चार्ज हो सके। तो ये जो आपकी फिगर है, ये जो आपकी फिगर बता रखी है, वो आपकी मैनुअल रीसेट और डायोड के साथ क्या आपकी प्रोसीजर है। मैनुअल रीसेट में क्या होता है आपका, ये जो स्विच S1 है, स्विच S1 को आप पुश कर देते हैं, स्विच S1 को पुश करते ही आपका क्या होता है कि जो ये कैपेसिटर होता है, सॉरी, ये जो हमारा VCC होता है वो हमारा यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, VCC आपका शॉर्ट हो जाता है, ताकि जो भी आपका करंट है, जो भी आपका वोल्टेज है, वो करंट आपका यहाँ से डायोड थ्रू ये 100 ओम थ्रू आपका पास हो जाए, और जो ये कैपेसिटर है आपका, कैपेसिटर है आपका, वो आपका डिस्चार्ज हो जाए थ्रू दी 100 ओम रेजिस्टेंस। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए प्रोसीजर क्या है उसकी, जब भी आप पावर सप्लाई ऑफ करते हैं, जब भी आप पावर सप्लाई ऑफ करते हैं VCC आपका 0 हो जाता है, तो VCC अगर आपका 0 हो जाएगा तो ये जो डायोड है आपका वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, एक कि आपको लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड अगर कर देता है तो आपका कैपेसिटर जो है वो आपका डिस्चार्ज हो जाता है। ओके, और मैनुअल रीसेट में मैंने आपको बता दिया कि स्विच आपको प्रेस करनी है, तो कैपेसिटर आपका कैसे डिस्चार्ज होगा, 100 ओम रजिस्टर थ्रू आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो R है, R की वैल्यू आपकी किलो ओम में है। ठीक है, R की वैल्यू आपकी किलो ओम में है, और ये आपका 100 ओम है, तो कौन सा रेजिस्टेंस सबसे कम है, 100 ओम वाला। तो जो वोल्टेज है वो हमेशा जो रास्ते में बाधा कम आती है उसी रास्ते से जाते हैं। कोई भी चीज हो, जैसे आप कोई भी इंसान हो, तो वो कौन सा रास्ता चूज करेगा जहाँ पे उसके दिक्कतें कम आएगी, तो वोल्टेज भी करंट भी सेम ऐसा ही है, जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगा वो वहाँ उस पाथ से आपका फ्लो हो जाएगा। तो जैसे ही आप स्विच S1 आप प्रेस करेंगे तो उसको एक लो इम्पीडेंस पाथ मिल जाएगा, तो वो जो करंट है आपका 100 ओम थ्रू आपका ग्राउंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा
तो जो है VC आपका 0 पे पहुंच जाएगा और पूरा आपका सिस्टम जो है वो रीसेट हो जाएगा। ठीक, अब कुछ नोट्स हैं, 3 नोट्स हैं इसमें कि प्रॉपर रीसेट के लिए आपको मिनिमम आपको 3 क्लॉक पीरियड का सिग्नल देना पड़ता है। क्लॉक पीरियड हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लॉक पीरियड क्या होता है, ठीक है। आफ्टर रीसेट जो होती है आपकी पीसी यानी कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका 0000 एच पे हो जाता है ताकि एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्टिंग से हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूशन आपका ओनली एड्रेस का होता है, ओके। और जो तीसरी इंस्ट्रक्शन है, तीसरी नोट है वो क्या है आपकी, रीसेट विल डिसेबल इंटरनल इंटरप्ट सर्किट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ओके। ये 3 नोट्स की जो हमें ध्यान रखनी थी यहाँ पे, फाइन। इसके बाद हमारा ये रीसेट पिन तो हमने देख ली कि रीसेट पिन हमारी क्यों यूज हो रही है, ठीक है। अब रीसेट पिन के बाद हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि आप इंस्ट्रक्शन को कैसे फैच कर रहे हैं, कैसे उसे डिकोड कर रहे हैं और कैसे उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो ये तीनों ऑपरेशन किस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। आपका 8085 का बेसिक फंक्शन क्या है आपका, आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसे एग्जीक्यूट करना, सिंपल, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिंग के लिए जो 8085 होती है वो ईच इंस्ट्रक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, यानी 2 स्टेप में करती है। पहला स्टेप क्या है आपका, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच करती है। देन दूसरा क्या है आप उसका, दूसरा एग्जीक्यूट करती है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है। तो इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए जो 8085 होती है वो जो उसका कंटेंट होता है, जो प्रोग्राम काउंटर में उसका लिखा हुआ होता है, यानी उसमें क्या होता है कि आपका एड्रेस होता है A0 से A15 सॉरी A0 से A15 तक की एड्रेस लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो डेटा बस होती है वो अवेलेबल होती है और वो क्या करती है, मेमोरी रीड कंट्रोल सिग्नल को एक्टिवेट करती है। एक्टिवेट करने के बाद मेमोरी रीड जो कंट्रोल सिग्नल उसका एक्टिवेट हुआ, उसके बाद इसके कारण क्या होता है, आपकी जो इंस्ट्रक्शन कोड होती है वो आपकी मेमोरी में अवेलेबल होती है, यानी जो आपका डेटा होता है वो आपकी अवेलेबल होता है D0 से D7 लाइन पे, ठीक है। D0 से D7 लाइन पे आपका कोई भी डेटा अवेलेबल होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, ये जो कंटेंट है आपका D0 से लेके D7, ठीक है, D0 से लेके D7 का जो डेटा है वो एक्सेप्ट करता है, उसको इंटरनल बस को आपका ट्रांसफर करता है। कहाँ ट्रांसफर करता है आपका ट्रांसफर करता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक्सेप्ट कर रहा है, जो इंटरनल डेटा बस से एक्सेप्ट कर रहा है डेटा, ठीक है, तो वहां तक जो आपकी प्रोसेस है, यहाँ तक की जो आपकी प्रोसेस है, यानी मान ये जो आपका प्रोग्राम काउंटर है, स्टार्टिंग आपका प्रोग्राम काउंटर से होता है, ठीक है। स्टेप 1 में आपका प्रोग्राम काउंटर से आप एड्रेस लेंगे, एड्रेस लेने के बाद आप क्या करेंगे, मेमोरी रीड कंट्रोल सिग्नल को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ से आपका एड्रेस आया, मेमोरी रीड कंट्रोल आपका सिग्नल एक्टिवेट हुआ। देन उसके बाद क्या होगा, जो मेमोरी में आपकी इंस्ट्रक्शन है, जो भी मेमोरी में आपकी इंस्ट्रक्शन है वो आपकी अवेलेबल होगी। कहाँ अवेलेबल होगी, डेटा बस पे, ठीक है। डेटा बस D0 से D7 तक, D0 से D7 लाइन तक आपकी एक्सेप्ट हुई, तो वो क्या होगा, इंटरनल बस पर आपकी ऐसी प्रोसेस यहाँ पे प्रोसेस होते 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 यहाँ पे आएगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक्सेप्ट करेगा उसे, ओके। तो यहाँ तक की जो प्रोसीजर थी पीसी से लेके एड्रेस लेने की, डेटा लेने की और उसका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर तक पहुंचना, तो ये जो है ऑपरेशन है, इतना ऑपरेशन आपका फैच ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका डेटा फैच हुआ, रजिस्टर में से आपका डेटा सिर्फ फैच हुआ, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपकी ऑपकोड आती है, ठीक है। तो ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन है तो ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो हमारा ऑपकोड फैच होता है उधर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इंस्ट्रक्शन वो जो आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शन आई वो आगे इंस्ट्रक्शन डिकोडर में जाती है और वहाँ पे जो आपकी इंस्ट्रक्शन होती है वो डिकोड होती है और उसके बाद उसे टाइमिंग और कंट्रोल में को दिया जाता है, ठीक है। टाइमिंग और कंट्रोल जो सिग्नल्स होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि जो भी आपका ऑपरेशन क्या हो रहा है, ठीक है।
और उसे कितने टाइम में करना है, वो सारी इंस्ट्रक्शन आपको, वो सारे ऑपरेशन की जो भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो सब ले लेता है। और उसके बाद जो टाइमिंग एंड कंट्रोल जो आपका यहाँ पे जो आपको ब्लॉक दे रखा है वो क्या काम करता है, वो जो ऑपरेशन करता है उसी ऑपरेशन को हम एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, टाइमिंग एंड यहाँ तक तो आपका डेटा आ गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर में भी चला गया, डिकोड होने के बाद वो टाइमिंग एंड कंट्रोल ऑप्शन में जाएगा। टाइमिंग एंड कंट्रोल में क्या होगा, उसे प्रोवाइड होगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को कब जाना है, ठीक है, और कितना एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, तो वो सब देखेगा कौन, टाइमिंग एंड कंट्रोल पार्ट देखेगा। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल पार्ट जो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसी ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर आपकी इंस्ट्रक्शन किसी रीड डेटा रीड की है, मेमोरी में से अगर डेटा आपको रीड करना है तो क्या होगा, तो एड्रेस जो है, जो आपके आपके द्वारा दिया गया है इंस्ट्रक्शन में, या फिर आप कह सकते हैं कि आपने जो भी कोडिंग किया है उसके अंदर आपने जो भी स्पेसिफाई किया है एड्रेस, वो एड्रेस वो डेटा उस एड्रेस पे जाएगा, देन उसमें क्या है वो डेटा आपका रीड करेगा, और उसके बाद आपकी ये वापस जो प्रोसीजर है पूरी होगी और उसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो फैच करता है, देन उसका नेक्स्ट साइकिल पे जाता है। ठीक है, यानी एक इंस्ट्रक्शन पहले फैच करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, देन उसके बाद वापस चला जाएगा, वापस फैचिंग प्रोसेस करेगा, वापस उसे एग्जीक्यूट करेगा, वापस फैचिंग प्रोसेस करेगा, वापस एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से वो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन फैच और एग्जीक्यूट ऑपरेशन करता है। लेकिन ये जो आपका स्विचिंग है, फैच का और एग्जीक्यूट का जो स्विचिंग है वो हर जगह एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर आपने मान लीजिए आपने किसी मान लीजिए कि आपने किसी इंस्ट्रक्शन में हॉल्ट का यूज कर लिया, हॉल्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो हॉल्ट लूप में चला जाएगा। हॉल्ट लूप मतलब जहाँ पे उसकी प्रोसेस जो इंस्ट्रक्शन पे अटकी है वही इंस्ट्रक्शन पे अटक के रह जाएगी। तो हॉल्ट लूप में अगर चला जाता है तो जब तक उसे आप रीसेट वापस नहीं देते हैं तब तक आपका वो हॉल्ट पे ही रहेगा। ठीक है, तो एक बार आपका हॉल्ट इंस्ट्रक्शन में आपका चला जाता है, देन उसे आप रीसेट करके वापस ला सकते हैं। ओके, वापस उससे फैच ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फैच और एग्जीक्यूट की साइकिल आपको दिखेगी। ओके, तो देखिए फैच और एग्जीक्यूट साइकिल में आपका क्या होता है, फर्स्ट आपकी इंस्ट्रक्शन फैच होती है माइक्रो प्रोसेसर से, देन उसका एग्जीक्यूशन होता है। ओके, देन अगेन एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद वापस फैच पे जाती है, देन अगेन उसका एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन एग्जीक्यूशन के बाद अगर आपने हॉल्ट इंस्ट्रक्शन दे दी तो वो प्रोसीजर आपकी हॉल्ट पे चली जाएगी। ओके, तो वो वापस हॉल्ट पे ही रहेगी तब तक हॉल्ट पे रहेगी जब तक आप उसे रीसेट वापस नहीं देते। एक बार रीसेट देने के बाद वो वापस फैच साइकिल में चली जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हमारी इंस्ट्रक्शन फैच होती है माइक्रो प्रोसेसर से और उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। नाउ उसके बारे में फैच और एग्जीक्यूट तो हो गया, अब उसका एक कंपैरिजन भी देख लेते हैं कि कंपेयर करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो फैच साइकिल और आपका एग्जीक्यूशन साइकिल, इन दोनों का आपने कंपैरिजन यहाँ पे बताया है। तो फर्स्ट आपका क्या है पॉइंट, अगर माइक्रो प्रोसेसर अगर आपका फैच साइकिल परफॉर्म कर रहा है तो इंस्ट्रक्शन कोड आपकी प्रोग्राम मेमोरी से जाएगी, यानी जो आपका इंस्ट्रक्शन जो कोड होगी वो आपकी प्रोग्राम मेमोरी में से आपकी फैच होगी। लेकिन एग्जीक्यूशन साइकिल में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर की जो अगर एग्जीक्यूशन कर रहा है तो जो भी एक्सेस हो रहा है वो आपका डेटा मेमोरी या फिर स्टैक मेमोरी या फिर आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे हो रहा है। ठीक है, फैच साइकिल के दौरान क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर हमेशा ओनली आपकी रीड ऑपरेशन करता है। एग्जीक्यूशन साइकिल के दौरान आपका क्या होता है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर या तो रीड कर रहा होता है या तो राइट ऑपरेशन कर रहा होता है। ठीक है, और या तो फिर वो एएलयू ऑपरेशन, सारे एएलयू ऑपरेशन कर रहा होता है। ओके, थर्ड कंपैरिजन में अब क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, नंबर ऑफ फैच साइकिल प्रेजेंट इन एन इंस्ट्रक्शन साइकिल डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ओके,
जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर अगर दो फेच साइकिल को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। लेकिन जो नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन साइकिल होगी प्रेजेंट इन एन इंस्ट्रक्शन साइकिल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी आपका एड्रेसिंग मोड है या फिर आपका लेंथ ऑफ द ऑपरेंड है, इन सब पे आपका एग्जीक्यूशन साइकिल आपकी डिपेंड करेगी, ठीक है। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ फेच साइकिल जो आपका प्रोग्राम काउंटर है वो इंक्रीमेंटेड बाय 1 पे इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द साइकिल आपका प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट नहीं होता है, ओके। फेच साइकिल में क्या होता है, हॉल्ट फ्लिप फ्लॉप में बी सैम्पल्ड, और आपका एग्जीक्यूशन साइकिल में क्या होता है, हॉल्ट फ्लिप फ्लॉप नॉट सैम्पल्ड एट ऑल, ओके। देन 6th पॉइंट क्या है, कंटेंट ऑफ पीसी आर प्लेस ऑन द एड्रेस बस, okay, and content of SP stack pointer general purpose register pair और temporary register pair are placed on the address bus। तो ये कुछ हमारी कंपैरिजन थी फेच साइकिल और एग्जीक्यूशन साइकिल के बारे में, ओके। तो आज हमारा टॉपिक हम लोग यही पूरा कवर अप करते हैं। तो हमारा इंस्ट्रक्शन से फेच कैसे होती है, उसे डिकोड कैसे किया जाता है और एग्जीक्यूशन कैसे होता है, तो आज इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेशन, माइक्रो प्रोसेसर का जो ऑपरेशन होता है उसमें